मीरा फोन देखकर अपना सिर पीट लेती है। राजवंश एम्पायर जाने वाले एम्प्लॉयज की लिस्ट में उसका नाम भी था। वो अपनी डेस्क पर बैठे बैठे इस नई मुसीबत को सॉल्व करने के बारे में सोच रही थी। जब से ऑफिस में उसके साथी कलीग को राजवंश एम्पायर जाने की न्यूज़ मिली थी, सब बहुत ही खुश लग रहे थे। मीरा की एक दोस्त त्रिशा उसके पास आती है और उसे पकड़ खड़ा कर गोल गोल घुमाते हुए कहती है, मीरा मीरा मीरा, तुझे पता है मैं बहुत खुश हूँ। मीरा को इतना गोल गोल घूमकर चक्कर आ रहे थे, वो जल्दी से त्रिशा से छूटकर अपना सिर पकड़ चेयर पर बैठ जाती है। पागल है क्या त्रिशा? इधर कौन सा तू कौन बनेगा करोड़पति जीत गई है जो पागलों की तरह नाच रही है? बेवकूफ! मेरा सिर करोड़पति? ना मीरा ना, मैं करोड़पति बन जाऊं तो भी इतना खुश नहीं होंगी जितना ये जानकर खुश हूं कि मैं राजवंश एम्पायर जाने वाली हूँ। हाय मेरे वो! इतना कहकर वो शर्माते हुए दोनों जाति से अपना मुंह छुपा लेती है। मीरा उसे देख अजीब सा मुंह बनाती है, फिर पूछती है, ऐसे क्यों पागलों की तरह शर्मा रही है, जैसे तेरे पति वहां रहते हो? पागल नहीं तो रहते हैं ना। उसकी बात सुन मीरा कहती है, अच्छा और बता सकती है कौन है वो बदनसीब, खुशनसीब बंदा? उसके पूछने पर त्रिशा फिर से शर्माते हुए कहती है, मेरे शिवाक्ष जी। है शिव ने शादी कर ली? मीरा के इस तरह चिल्लाने के कारण त्रिशा उसके मुंह पर हाथ रख देती है और सारे एम्प्लॉइज को अपनी तरफ देखता पाकर उन्हें दांत दिखते हुए कहती है, है ये थोड़ी पागल है, सॉरी, आप अपना काम कंटिन्यू करें। सब उसे देख वीर्द सा चेहरा बनाते हुए वापस अपने काम में लग जाते हैं। त्रिशा मीरा के मुंह पर से हाथ हटाते हुए कहती है, पागल है क्या? क्यों गला फाड़ रही है? और ये क्या है शिव? तेरे लगोतियां यार है क्या वो? इज्जत से नाम ले उनका, तेरे जीजाजी है वो। मीरा उसकी बात सुन अपने आप को शांत करते हुए है वापस पूछती है, पर तुम दोनों की शादी कब हुई और ये मुझे कैसे पता नहीं चला? त्रिशा वापस शर्माते हुए कहती है, वो तो होना बाकी है पर जल्द ही हो जाएगी। क्यों, तुम दोनों रिलेशनशिप में हो क्या? उसकी बात सुन त्रिशा हाथों में चेहरा छुपाते हुए कहती है, नहीं, पर वो भी जल्द ही हो जाएगा। मीरा अपनी डेस्क से फाइल उठाते हुए कहती है, तू कभी पहले उनसे मिली है? हर रोज मिलती हूँ अपने सपनों में। और वो तुझे जानते हैं? नहीं, पर जान जाएंगे। अच्छा। ये कहते हुए मीरा उसे फाइल से मारना शुरू कर देती है। अरे अरे, मार क्यों रही है? मीरा उसे और जोर से मारते हुए कहती है, पागल औरत, दिमाग खराब करके रखा है कब से? पागलों की तरह हरकतें कर रही है। त्रिशा उससे बचकर भागते हुए कहती है, अरे रुक जा मेरी माँ, मैंने गलत क्या कहा है? गलत क्या कहा है? रुक अभी बताती है। अरे भाग कहाँ रही है? ये कहते हुए मीरा भी उसके पीछे हो लेती है। वहां खड़े सभी लोग सिरनामे हिलाते हुए अपने काम में लग जाते हैं, ये उनका रोज का था। राजवंश एम्पायर। शिवाक्ष अपने केबिन में बैठे हुए काम कर रहा था, तभी ऋषभ गेट नोक कर अंदर आता है और शिवाक्ष के सामने फाइल रखते हुए कहता है, सर, मिस्टर राजवंश ने डील साइन कर दी है और कल से उनके एम्प्लॉयज ज्वाइन कर लेंगे। उसकी बात सुन शिवाक्ष हम कहता है और वापस अपने काम में लग जाता है। ऋषभ भी वापस जाने के लिए मुड़ता है कि शिवाक्ष उसे रोकते हुए कहता है, राजवंश इंडस्ट्री से आने वाले सभी एम्प्लॉयज के लिए नीचे वाले फ्लोर पर ही डेस्क सेट करना, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए और मुझे कल तक पार्किंग लोड से मेरे केबिन में आने वाली पर्सनल लिफ्ट की साइड में एस्केलेटर चाहिए। अपनी बात कह शिवाक्ष वापस अपने काम में लग जाता है और ऋषभ ओके बोल केबिन से बाहर निकल जाता है। शाम के वक्त मीरा और अंश मीरा के घर जा रहे थे। आकाश दोपहर को ही उसका सामान घर ले गया था। मीरा का घर राजवंश पैलेस से ज्यादा दूर नहीं था, बस वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। घर के बाहर पहुंचते ही मीरा अंश को गुड नाइट बोलकर घर में चली जाती है। अंश भी राजवंश पैलेस के लिए निकल जाता है। मीरा घर में पहुंचते ही किचन में काम कर रही सुमन जी को पीछे से गले लगा लेती है।
सुमन जी उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहती है। आ गई मेरी गुड़िया? हम। मीरा की थकान भरी आवाज सुन सुमन जी पीछे मुड़ उसके गाल को सहलाते हुए कहती है। थकी हुई लग रही है, जा हाथ मुंह धोले, मैं खाना लगाती हूँ, तेरे बड़े पापा और आकाश आते ही होंगे। मीरा उनकी बात सुन अपने कमरे में चली जाती है। राजवंश पैलेस। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। सबके जाने के बाद घर बहुत सुना सुना लग रहा है। पहले मीरा और अब श्वेता भी पृथ्वी जी और अर्जुन के साथ चली गई। दादी जी की बात सुन दादाजी कहते हैं, क्यों चिंता कर रही है आप? 1 महीने बाद अर्जुन की शादी है, तब सब वापस आ जाएंगे। हाँ वो तो है। शिवाक्ष बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। रंजित जी की बात सुन शिवाक्ष कहता है, जी डैड कहिए। तुम्हें तो पता ही है, कल कंपनी से बहुत से लोग राजवंश एम्पायर आएंगे और उनमें से मीरा भी है। कॉलेज से तो अंश उसे ऑफिस ड्रॉप कर देगा, पर वापस आने में उसे दिक्कत हो सकती है क्योंकि दोनों ऑफिस अपोजिट डायरेक्शन में पड़ते हैं। तो क्या तुम प्लीज आते वक्त मीरा को अपने साथ ले आओगे? अंश को पता था कि शिवाक्ष ना ही कहने वाला है, क्योंकि उसे किसी का भी अपने कार में बैठना पसंद नहीं और ऊपर से उसके लिए उसका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो कहता है, डोंट वॉट बड़े पापा, भाई को परेशानी होगी, आइल मनग। इट्स ओके डैड, आइल ड्रॉप हर। इतना के शिवाक्ष खाना खत्म कर अपने रूम में चला जाता है। अंश उसे मुंह खोले देख रहा था, क्या ये उसका वही भाई था जो कभी भी उसे अपनी कार में कहीं नहीं ले जाता था? फिर अपने कंधे झटकर डिनर करने में लग जाता है। यूनिवर्सिटी। मीरा, अंश, अवनी और सिद्धार्थ चारों प्राइवेट एरिया में बाइट अपना लंच कर रहे थे। आज का दिन उनके लिए बहुत थका देने वाला था। लेक्चर के बाद लेक्चर ले वो सब सच में थक चुके थे। आज अभिमन्यु, रुद्र और शिवाक्ष में से कोई भी नहीं आया था, इसलिए मीरा बिना किसकी फिक्र किए बड़े बड़े बीते बच्चों की तरह जल्दी जल्दी खा रही थी। उसे ऐसे खाता देख वहां पर रीना के साथ आई शालिनी डिगस्टिंग सा मुंह बनाते हुए कहती है, यू तुम ये कैसे गवारों की तरह खा रही हो, मैनर्स नहीं है क्या? अदिति की बात सुन अवनी और अंश उसे कोई जवाब देते उससे पहले ही मीरा, जिसका मुंह सैंडविच से भरा हुआ था, वो उनका हाथ पकड़ रोक लेती है और फिर पूरा सैंडविच निगलते हुए उसे देख पूछती है, हम एक दूसरे को जानते हैं? नो एट ऑल। आप मेरे पेरेंट्स, दोस्त, टीचर या कोई रिश्तेदार है? नहीं, मैं भला तुम्हारी दोस्त कैसे हो सकती हूँ? उसकी बात सुन मीरा अपनी टेबल से खड़ी होती है और उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहती, तो फिर ये 1.5 किलो मेकअप पोता हुआ थोपड़ा ले क्यों लोगों को एडवाइस देती फिर रही हो? उसकी बात सुन वहां बैठे सबको हंसी आ जाती है। शालिनी उसको उंगली दिखाते हुए कहती है, यू क्या यू लगा रखा है? आगे भी तो बोलो। मेरी शक्ल पर मत जाना, जितनी मैं भोली दिखती हूँ उतनी हूँ नहीं। उस दिन तो सब यहाँ थे इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई थी, पर इस बार पूरा थोबड़ा बिगाड़ कर रख दूंगी, समझी? तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। हूँ। ये कहते हुए शालिनी पैर पटकते हुए रीना के साथ वहां से चली जाती है। अरे बाद में क्या देखना है, अभी देख कर जाओ, तुम्हें भी तो पता चले मीरा चौधरी चीज क्या है। हाँ बड़ी आई, देख लूंगी। लास्ट लाइन मीरा ने उसकी नकल करते हुए कही थी। उसकी ये हरकत देख सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। वही अपने केबिन में लैपटॉप के समाने बैठा शिवाक्ष उसका ये रूप देखकर खुलकर मुस्कुरा देता है और फिर स्क्रीन पर उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहता है, बस थोड़ी देर और फिर तुम मेरे पास होगी, माई बटरफ्लाई। अंश और मीरा कार में थे। मीरा बाहर देखते हुए अपने नाखून चबाए जा रही थी। क्या कर रही मीरू? क्यों बेचारे नाखूनों का मर्डर करने पर तुली हुई है? इतना ठूस के तो खाया था कैंटीन में, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा क्या? तू चुप कर, यहाँ मेरी डर के करना हालत बुरी हो रही है और तू बकवास से जोक मारने में लगा हुआ है। पागल नहीं तो। पर तू इतना क्यों डर रही है? अपनी ही कंपनी समझ और ऐश कर। और वैसे भी भाई है ना वहाँ, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मीरा के इतने धीरे बोलने पर अंश को कुछ समझ नहीं आया। हे, क्या बोला तूने? कुछ नहीं, चुपचाप गाड़ी चला। मीरा के इस तरह चिढ़ने पर अंश ने शांत रहना ही बेहतर समझा। थोड़ी देर बाद मीरा राजवंश एम्पायर की 60 फ्लोर की बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। अंश उसे छोड़कर जा चुका था।
वो लगभग 10 मिनट से वही खड़ी बिल्डिंग को ही देख रही थी। एक तो उसे वैसे भी उसे डर लग रहा था, ऊपर से उसके सारे कलीग पहले ही जा चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अकेले कैसे जाए। फिर घड़ी में टाइम देखकर वो हिम्मत कर अंदर जाने का डिसाइड करती है। वो जाकर वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड को अपना आईडी कार्ड दिखाती है और आगे रिसेप्शन एरिया की तरफ बढ़ जाती है। रिसेप्शन पर जाकर पूछती है, एक्सक्यूज मी, आई एम फ्रॉम राजवंश इंडस्ट्रीज फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, कैन यू प्लीज टेल मी वेयर आई हैव टू गो? मीरा का सवाल सुन वो रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए बहुत ही पॉलिटली जवाब देते हुए कहती है, श्योर ma'am. From here, go left and you will find the allotted working area. मीरा रिसेप्शनिस्ट को थैंक यू बोल आगे बढ़ जाती है। वो जब वहां पहुंचती है तो देखती लगभग उस फ्लोर का 70% एरिया उन्हें दिया गया था। वहां पर उनके ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी जो बहुत ही एक्सपेंसिव और एडवांस दिखाई दे रही थी। उसके सारे कलीग अपने काम में बिजी थे। उसे सामने ही त्रिशा दिखाई देती है जो अपनी डेस्क पर बैठे काम कम और सेल्फी लेने में ज्यादा बिजी थी। उसे देख वो उसकी तरफ बढ़ जाती है। त्रिशा मीरा को वहां देख अपने पास खींच जल्दी से एक सेल्फी उसके साथ भी ले लेती है। मीरा उसे दूर झटकते हुए कहती है, हट पागल, कोई काम धंधा नहीं है क्या? हाँ नहीं है, तभी तो फ्री बैठी बैठी मजे कर रही हो। त्रिशा के जवाब पर मीरा उससे पूछती है, क्यों तुझे काम से निकल दिया क्या? मीरा की बात सुन त्रिशा उसके सिर पर मरते हुए कहती है, काम से निकाले मेरे दुश्मन को? अरे मैं तो बस मेरे होने वाले हस्बैंड की दी गई फैसिलिटीज का फायदा उठा रही हूँ। मीरा उसकी बात सुन अजीब सा मुंह बनाती है और फिर sarcastic वे में पूछती है, और आपके हस्बैंड होने वाले हस्बैंड ने क्या फैसिलिटीज दी है आपको? त्रिशा उसे अपने पास बैठाते हुए कहती है, तू बैठ ना, मैं तुझे बताती हूँ। हम जब से यहाँ आए न तब से हमें कोई भी काम खुद से नहीं करना पड़ा। हमारा सामान डेस्क सब इनके वर्कर्स ने ही अरेंज किए। यहाँ तक हमारे वेलकम के लिए लार्ज पार्टी भी दी गई। और तो और उनके सेक्रेटरी कह गए हैं कि हमें आज काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहे तो यहाँ पर कंफर्टेबल होने में टाइम ले सकते हैं और फिर कल से काम शुरू कर देंगे। इसलिए हम सब आराम से बैठे हैं। ओ ऐसा है, अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे तो बहुत नींद आ रही थी। अब जाकर आराम से डेस्क पर सो जाऊंगी। इससे पहले मीरा जा पाती त्रिशा उसका हाथ पकड़ रोकते हुए कहती है, कहाँ जा रही है वक्त क्या, सोना और खाना लगा रखा है, चलना घूम कर आते हैं, मुझे पूरी बिल्डिंग देखनी है। ना बाबा ना, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, तू ही जा, मैं तो बहुत थक गई हूँ। इतना कहकर मीरा जल्दी से अपनी डेस्क पर सिर टिकाकर सो जाती है। त्रिशा उसे देख मुंह बनाती है और अपने साथी कलीग के साथ निकल जाती है ऑफिस टूर के लिए। आज सारा दिन मीरा का ऑफिस में सोने में ही निकला। उनके पास आज के लिए कोई काम नहीं था और अब लगभग घर जाने का टाइम भी हो चुका था। तभी उसके फोन पर कॉल आता है। ये रंजित जी का फोन था। मीरा फोन उठाती है और उधर से राजित जी बोलते हैं, तो कैसा रहा हमारी बिटिया का पहला दिन? उनकी बात पर मीरा मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा था बड़े पापा, कुछ काम ही नहीं करना पड़ा, जब से आई हूँ तब से सो रही हूँ। इन्होंने पहले दिन कोई काम ही नहीं दिया। उसकी पूरी बात सुन रंजित जी अविश्वास से कहते हैं, सच में ऐसा है क्या? मुझे नहीं लगा था कि मेरा नालायक बेटा अपने एम्प्लॉयज पर रहम भी करता होगा। मीरा उनकी बात सुन मुस्कुरा देती है, खैरे छोड़ो, हमने आपको यह बताने के लिए फ़ोन किया था कि आप 6 बजे बिल्डिंग के प्राइवेट पार्किंग लॉट में चली जाना, शिव आपको अपने साथ घर ले आएंगे। उनकी बात सुन मीरा माना करते हुए कहती है, इसकी क्या ज़रूरत है बड़े पापा, आप खामखा उन्हें परेशान कर रहे हैं, मैं आ जाऊंगी कैब लेकर। नहीं मीरा, ये सेफ नहीं है। हमारा ऑफिस अपोजिट साइड में पड़ता है, वरना अंश आपको लेने आ जाते। ऊपर से आकाश भी बाहर गए हुए हैं और वैसे भी जब आप और शिव को एक ही जगह पर जाना है तो अलग अलग जाने से क्या फ़ायदा, इसलिए नो इफ एंड बट्स आप शिव के साथ आएगी। इतना कह वो बिना मीरा की बात सुने फ़ोन काट देते हैं। मीरा जानती थी कि वो रंजित जी की बात नहीं टाल सकती है, इसलिए 6 बजते ही बिना किसी की नज़र में आए अपने कलीग को बाय बोल वो प्राइवेट पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ जाती है। प्राइवेट पार्किंग लॉट एक्सक्लूसिवली सिर्फ शिवाक्ष और फैमिली मेंबर्स के लिए ही था, इसलिए नॉर्मल एम्प्लॉयर्स का वहां जाना माना था, पर मीरा को किसी ने नहीं रोका।
थोड़ी देर बाद जब वो पार्किंग लॉट में पहुंचती है तब शिवाक्ष उसे सामने ही दिख जाता है। वो अपनी कार से टेक लगाए खड़ा था और उसका पूरा ध्यान अपने फोन में था। इस वक्त उसने अपने ऑफिस शूट को उतारकर कंधे पर लटकाया हुआ था, जिस कारण व्हाइट शर्ट से उसकी मसल्स साफ साफ नजर आ रही थी। उसके माथे पर आते काले बाल और एक्सप्रेशनलेस चेहरा उसे हॉट लुक दे रहे थे। वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। मीरा अपनी जगह पर खड़ी बेशरामों की तरह उसे ताड़े जा रही थी। उसे ये भी पता नहीं चला कि उसे ऐसे खड़े खड़े लगभग 10 मिनट से भी ज्यादा हो चुके हैं। शिवाक्ष, जिसे मीरा के आने के बारे में पहले ही पता चल चुका था, वो अपने फोन से नजरें उठाकर सामने देखता है और अपनी गहरी आवाज में कहता है, तुम मुझे कार में बैठकर भी शिद्दत से निहार सकती हो बटरफ्लाई। मैं बुरा नहीं मानूंगा। फिलहाल घर चलते हैं। इतना बोल वो पैसेंजर सीट का गेट ओपन कर मीरा को बैठने का इशारा करता है, जो आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। मीरा अपनी एम्ब्रासमेंट को छुपाते हुए जल्दी से कार में बैठ जाती है, पर शिवाक्ष के कमेंट से लाल हुए उसके गाल और नाक को वो छुपा नहीं पा रही थी। शिवाक्ष उसे ऐसे देख मुस्कुराते हुए ड्राइविंग सीट पर सेटल हो जाता है और कार को घर की तरफ घुमा देता है। मीरा अभी भी विंडो से बाहर ही देख रही थी। उसे अपनी की गई हरकत पर बहुत शर्मा रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवाक्ष खुद क्यों ड्राइव कर रहा है। जहां तक उसे पता था, शिवाक्ष को ड्राइव करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा अपने साथ ड्राइवर को रखता था। शिवाक्ष मीरा को इस तरह शर्माते देख कुछ सोचता है और फिर अपना गला साफ करते हुए उससे टीजिंग टोन में कहता है, क्या हुआ बटरफ्लाई, बाहर क्या देख रही हो? मैंने कहा न, तुम जितनी देर चाहो मुझे देख सकती हो। आई प्रॉमिस मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा और न ही किसी से कुछ कहूंगा। उसकी बात मीरा जल्दी से उसकी तरफ पलटते हुए कहती है, मैं आपको नहीं देख रही थी। उसका जवाब सुन शिवाक्ष अपनी हंसी को रोकते हुए पूछता है, तो फिर तुम इतनी देर वहां पर खड़ी क्यों थी? वो तो मुझे लगा कि शायद आप फोन पर जरूरी बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। हाँ, ऐसा ही था। अपनी बात पूरी कर मीरा इतना अच्छा बहाना बनाने और बिना अटके अपनी बात कहने के लिए खुद को मन ही मन शाबाशी देती है। उसकी बात सुन शिवाक्ष स्मर्क करते हुए कहता है, अच्छा, अगर तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ। वैसे तुम्हें पता है ना, तुम झूठ नहीं बोल पाती हो। मीरा उसकी बात का मतलब अच्छे से समझ रही, पर फिर भी कुछ न जानने का दिखावा करते हुए बस दांत दिखा देती है और फिर से बाहर देखने लग जाती है। शिवाक्ष उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद कार मीरा के घर के सामने आकर रुकती है। मीरा शिवाक्ष को थैंक यू बोलती है और जाने के लिए गेट खोलती उससे पहले ही शिवाक्ष उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके इस तरह से अपना हाथ पकड़ने पर मीरा अपनी जगह पर ही जम गई थी। शिवाक्ष उसका हाथ पकड़े बहुत ही सॉफ्ट और धीमी आवाज कहता है, कल क्लास खत्म होते ही पार्किंग लॉट में आ जाना, मैं तुम्हें मेरे साथ ही ऑफिस ले जाऊंगा और ऑफिस आवर्स खत्म होते ही तुम्हें घर ले आऊंगा, ओके? मीरा उसकी गहरी आंखों में खोई हुई थी। वो खोई हुई सी बस उसकी बात पर अपना सिर हिला देती है। शिवाक्ष उसका हाथ छोड़ कार से नीचे उतर दूसरी साइड का गेट खोलता है और मीरा को हाथ पकड़ते हुए बाहर लाता है। फिर उसके गाल पर हाथ रख सहलाते हुए कशिश भरी आवाज में कहता है, गुड नाइट बटरफ्लाई। शिवाक्ष का टच फील कर उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। वो चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी और न ही अपनी नजरें शिवाक्ष से हटा पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त यही थम सा गया है। शिवाक्ष की आवाज उसे किसी मीठी धुन की तरह लग रही थी। शिवाक्ष उसक ये रिएक्शन देख मुस्कुराते हुए कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। मीरा, जो कब से वहां बुद्ध बनके खड़ी थी, कार के हॉर्न की आवाज से होश में आती है और जो थोड़ी देर पहले हुआ उसे सोच अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपाते हुए घर में भाग जाती है। मीरा जल्दी से भागकर अंदर आती है और दरवाजे से टिक्कर कर गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। थोड़ी देर पहले शिवाक्ष के उसे छूने से जो उसने महसूस किया वो बहुत अलग था। थोड़ी देर पहले जो हुआ वो सोच सोच कर उसके गाल लाल हो रहे थे। वो कभी मुस्कुराती तो कभी हाथों में अपना चेहरा छुपाती। सुमन जी, जो कब से उसे पागलों की तरह हरकतें करते देख रही थी, वो उसके पास आ सिर पर चपत लगाते हुए कहती है, पागल हो गई है क्या? कब से अकेले ही मुस्कुराए जा रही हैं और ये क्या शर्मा क्यों रही है? बाहर तेरा दूल्हा खड़ा है क्या?
मीरा उनकी बात सुन जल्दी से न में सिर हिलाते हुए बोलना शुरू करती। उससे पहले ही सुमन जी उसे हाथ मुंह धो डिनर के लिए आने का बोल देती है। मीरा भी उनकी बात सुन अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह मीरा अवनी और अंश के साथ अपनी क्लास में बैठी थी, तभी उनके प्रोफेसर क्लास में आ जाते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद वो सबकी तरफ मुड़कर कहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही होगा, हर साल हमारा कॉलेज बास्केटबॉल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करता है और इस बार ये चैंपियनशिप इसी महीने में रखी गई है। इसलिए प्लेयर्स को तैयारी करने और कॉलेज कमिटी को फेस्ट की तैयारी के लिए टाइम दिया जा रहा है। चूंकि आप में से ज़्यादातर बच्चे प्रेपरेशंस में बिजी होने के कारण क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए कल से एक हफ्ते तक आपको क्लासेस से छूट दी जाती है। एंड यस, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। इतना कह प्रोफेसर क्लास से चले जाते हैं और बच्चों में खुसर फुसर स्टार्ट हो जाती है। मीरा अपने पास बैठे अंश और अवनी को देखती है, जो बहुत खुश लग रहे थे। अगर आपका खुश होना हो गया है तो बताने का कष्ट करेंगे कि ये क्या बोल के गए हैं। मीरा की बात सुन अवनी एक्साइटमेंट में बताने लगती है, ओहो मीरू, तुझे पता नहीं है? हाँ, नहीं है। मीरा के इस तरह बीच में बोलने पर अवनी उसके सिर पर मारते हुए कहती है, पागल, पहले मुझे बोलने तो दे, जा। तो मैं क्या कह रही थी कि तुझे पता नहीं है? इस बार अंश उसके सिर पर मारते हुए कहता है, चुप हो जा मेरी माँ, तू बोलना बंद करेगी तब वो बताएगी ना। हाँ तो शांति से भी तो बोल सकते हो, बार बार सिर पर क्यों मार रहे हो? फालतू में ही मेरा दिमाग कम कर रहे हो। मीरा की बात सुन वो दोनों अपना सिर ना में हिला देते हैं। फिर अवनी बोलना शुरू करती है, तो सुन, बास्केटबॉल चैंपियनशिप ना हर साल अपना कॉलेज ऑर्गेनाइज करता है और इसमें पूरे मुंबई के कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं और जब चैंपियनशिप चलती रहती है तब तक बाहर से आए सारे प्लेयर्स कॉलेज के हॉस्टल में ही रहते हैं। बहुत ही तगड़े तगड़े प्लेयर्स आते हैं और वो बहुत हैंडसम भी होते हैं। हाय, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है। मीरा और अंश उसकी बात सुन उसे अजीब नज़रों से देखते हैं। फिर अंश एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है, भले कैसे भी प्लेयर्स क्यों ना आए, वो हमारे कॉलेज से हार ही जाते हैं और वैसे भी भाई के सामने आज तक कौन टिक पाया है? क्या शिवाक्ष भी खेलते हैं? मीरा का सवाल सुन अंश जवाब देते हुए कहता है, खेलते हैं? अरे वो ही तो असली हीरो और टीम के कैप्टन है, उनके बिना तो क्या ही मजा। अंश की बात पूरी करते हुए अपने कहती है, और तो और आधी से ज्यादा ऑडियंस बस उन्हें ही देखने तो आती है। अरे जब हमारा दूसरे कॉलेज के साथ मैच होता है ना, तब भी अपोजिट टीम की लड़कियां भाई को ही सपोर्ट करती है। पूरी स्टेडियम में बस उनका नाम ही गूंजता है। लड़कियां कितनी कोशिश करती है कि शिव भाई बस एक बार उनसे बात कर ले, पर मजाल है कि आज तक उन्होंने आंख उठाकर किसी को भी देखा हो। मीरा उसकी बात सुन सोचने लग जाती है। उसे पता था कि शिवाक्ष बहुत ही पॉपुलर है, पर उसे ये नहीं लगा था कि उसके लिए लड़कियां इतनी क्रेजी होगी। शायद बचपन से ही हैंडसम लड़कों से घिरे रहने के कारण उसे ये इतनी बड़ी बात नहीं लगती थी। वो अभी अपनी सोच में ही गुम थी कि मैसेज के बीप की आवाज से उसका ध्यान टूटता है। ये मैसेज किसी अननोन नंबर से था। जब वो मैसेज पढ़ती है तो इसमें लिखा था, कम टू पार्किंग लॉट। मैसेज पढ़ वो थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है। फिर कल की बात याद कर उसे समझ में आता है कि शायद ये मैसेज शिवाक्ष ने भेजा होगा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए या ना जाए, और जाए तो भी अंश को क्या बोले। फिर भी वो कुछ सोचते हुए अंश से कहती है, अंश, हाँ क्या? वो मैं ऑफिस जा रही हूँ। हाँ तो चलना छोड़ देता हूँ, ये कह वो खड़ा हो जाता है। नहीं, तुझे चलने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। उसकी बात सुन अवनी बीच में ही कहती है, पर तू जाएगी कैसे मेरी? अंश तुझे छोड़ देगा ना? हाँ मैं छोड़ दूंगा। मीरा उनकी बात सुन झूठ बोलते हुए कहती है, वो बड़े पापा का फोन आया था, शिवाक्ष कॉलेज आए हैं तो मैं उनके साथ ही चली जाऊंगी। ओक बी वाई वाई। इतना कह वो बिना किसी पर ध्यान दिए जल्दी से अपना बैग ले क्लास से भाग जाती है। अंश और अवनी उसे अजीब नजरों से देखते हैं और फिर कंधे उचकाकर बैग ले बाहर की तरफ बढ़ जाते हैं। मीरा जल्दी से पार्किंग लॉट में पहुंचती है। शिवाक्ष की कार सामने ही खड़ी थी, पर शिवाक्ष वहां नहीं था। वो आसपास नजरें घुमाकर देखती है, पर वहां पूरे एरिया में उसके अलावा कोई नहीं था। वो अभी देख ही रही थी कि किसी की गर्म सांस उसे अपनी कान पर महसूस होती है।
उस फ्रेग्रेंस को पहचान मीरा अपनी जगह स्थिर हो जाती है। शिवाक्ष ठीक उसके पीछे खड़ा था। शिवाक्ष उसके कान में सरगोशी करते हुए पूछता है, योर हाइनेस, आपकी इजाज़त हो तो क्या हम चले? हाँ। मीरा उसके करीब होने के कारण बस इतना ही बोल पाई। शिवाक्ष उसे ऐसे देख मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ता है और पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोल उसे बिठा देता है। खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर ड्राइव कर वहां से निकल जाता है। इस दौरान मीरा का पूरा ध्यान बाहर की तरफ ही था। वो बार बार आसपास नजरें घुमाकर देख रही थी कि कहीं गलती से उन्हें कोई साथ में देख न ले। उसे पता था कि शिवाक्ष कितना फेमस है, उसके साथ दिखाई देना मतलब अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनना, और वो ऐसा नहीं चाहती थी। ये एंश्योर कर लेने के बाद कि उन दोनों को साथ में किसी ने नहीं देखा, वो चैन की सांस लेती है। फिर वो शिवाक्ष की तरफ देखती है जो सामने देख ड्राइव कर रहा था। मीरा एक बार फिर उसे देखने में ही खो जाती है। ड्राइव करते शिवाक्ष को पता था कि मीरा उसे ही देख रही है और उसका यूं देखना उसे अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद जब कार सिग्नल पर आकर रुकती है तब झटके के कारण मीरा संभल नहीं पाती और उसका मुंह सीधा जा शिवाक्ष के कंधे पर लगता है। अपने आप को बचाने के लिए मीरा ने शिवाक्ष का शर्ट अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया था। आ मम्मी, मेरा नाक शरीर है या पत्थर मेरा नाक तोड़ दिया मम्मी? मीरा की दर्द भरी आवाज सुन शिवाक्ष जो कब से उसमें खोया हुआ था वो उसकी तरफ देखता है। मीरा का नाक पूरी तरह से लाल हो गया था। इस समय वो किसी बंदर से कम नहीं लग रही थी। उसे ऐसे देख शिवाक्ष को हंसी आ जाती है। वो अपनी हंसी को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर मीरा के चेहरे पर बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को देख वो रोक नहीं पाता और जोर से हंस पड़ता है। हा 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 ओ मीरू तुम हा 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 सच में बंदरिया लग रही हो। हा हा। ये बोल शिवाक्ष फिर एक बार जोर से हंस पड़ता है। शिवाक्ष को अपने ऊपर ऐसे हंसते देख मीरा को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कुछ बोलने ही वाली थी कि उसकी नज़र शिवाक्ष के हंसते हुए चेहरे पर पड़ती है। वो आज खुलकर हंस रहा था और हंसने के कारण उसके दोनों गाल के डिंपल साफ साफ दिखाई दे रहे थे जो शायद आज तक किसी ने देखे भी नहीं होंगे। मीरा को एहसास ही नहीं होता कि कब उसके हाथ अपने आप शिवाक्ष के गाल की तरफ बढ़ गए। वो खोई हुई सी अपने दाहिने हाथ से शिवाक्ष के गाल को सहलाने लगती है। मीरा की छुअन महसूस कर शिवाक्ष शांत हो जाता है। वो मीरा की आंखों में अपनी गहरी आंखें डाल देखने लगता है। वो उसे बहुत ही प्यार से देख रही थी और अपने एक हाथ से उसके गाल को धीरे धीरे सहला रही थी। शिवाक्ष को उसके हाथ बहुत ही मुलायम लग रहे थे और उसकी छुअन उसे सुकून पहुंच रही थी। वो सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है और मीरा के हाथ पर अपना हाथ रख उसे अपने होठों तक ले जाता है। वो उन्हें चूम पाता इससे पहले ही तेज हॉर्न की आवाज सुन मीरा का ध्यान टूटता और वो जल्दी से अपना हाथ पीछे ले विंडो से बाहर देखने लगती है। शिवाक्ष को इस वक्त उस कार वाले पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिसने उनका इतना अच्छा मोमेंट खराब कर दिया था। उसका बस चलता तो वो वक्त को यही रोक देता। खैर अब करा भी क्या जा सकता थे, इसलिए वो अपने आप को शांत कर कार आगे बढ़ा देता है। दूसरी तरफ मीरा कब से अपने आप को मन में भर भर के गलियां दे रही थी। क्या जरूरत थी मीरू ये बेवकूफ़ी करने की? अब क्या सोचेंगे ये हमारे बारे में? एक तो ये हाथ बस में ही नहीं रहते। अरे क्या जरूरत थी ऊपर उठ उनके गाल तक का सफ़र तय करने की? कान्हा जी क्या करते रहते हो? क्यों बार बार ऑकवर्ड सी सिचुएशन में फंसा देते हो? अरे अपनी कृपा अपने दूसरे भक्तों पर भी बरसाए, वो भी तो आपकी मेहरबानी के लिए तरस रहे हैं। मीरा ये कहते हुए कब से अपने नाखून चबाए जा रही थी। शिवाक्ष उसे देख बस अपना सिरना में हिला देता है। उसे पता था कि मीरा ऑकवर्ड फील कर रही होगी, इसलिए वो अब चुप रहना जी बेहतर समझता है। पर इस पूरे सफ़र के दौरान उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी जो मीरा की वजह से थी। मीरा जब देखती है कि वो राजवंश अंपायर पहुंचने ही वाले हैं तो वो शिवाक्ष की तरफ मुड़कर कहती है, आप कार यही रोक दीजिए, हम यहीं से चले जाएंगे। शिवाक्ष उसकी बात सुन में सिर हिला देता है। उसे पता था कि मीरा उसके साथ ऐसे जाने में कंफर्टेबल नहीं होगी। ऊपर से उन दोनों को साथ में देख लोग जो बातें बनाएंगे वो ऐसा नहीं होने दे सकता था। हाँ, उसे उन लोगों से या उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और न ही किसी में भी इतनी हिम्मत थी कि वो शिवाक्ष राजवंश के सामने या उसके पीठ पीछे भी उसके बारे में कुछ गलत बोल सके। पर मीरा को इस बात से फर्क पड़ता था और लोग शायद उसे ही टारगेट करते। ये सोच शिवाक्ष बिना कोई ना नुकर किए बिल्डिंग से थोड़ी दूर पर कार रोक देता है। मीरा कार रुकता देख बाहर जाने को होती है, उससे पहले ही शिवाक्ष उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेता है।
मीरा उसे अपने आप को ऐसे रोकता देख सवालियों नजरों से शिवाक्ष को देखती है। अंश ने बताया था तुमने आज लंच नहीं किया है और मॉम ने तुम्हारे लिए टिफिन भेजा है। अभी 12 बजे हैं, 1 बजे तुम मुझे मेरे केबिन में मिलनी चाहिए। मीरा उसकी बात सुन कुछ बोलना चाहती थी पर शिवाक्ष उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, नो इफ एंड बट्स। अगर तुम नहीं आई तो मुझे मजबूरन मॉम को फोन करना पड़ेगा और फिर तो तुम जानती ही हो मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। एंड वन मोर थिंग, डोंट यूज लिफ्ट। पार्किंग लॉट में एस्केलेटर हुआ, उससे ही आना। इतना बोल वो मीरा का हाथ छोड़ देता है। मीरा भी उसे घूरते हुए कार से निकल जाती है और शिवाक्ष स्मिर्क करते हुए कार ले आगे बढ़ जाता है। उसके जाते ही मीरा बच्चों की तरह अपने पैर पटकने लग जाती है। मम्मी, किस मुसीबत में फंसा दिया हूँ डॉट। अब तो क्या ही खाना खाऊंगी मैं, राक्षस कहीं के जब देखो तब धमकाते रहते हैं, देख लूंगी इन्हें मैं। इतना कहते हुए और शिवाक्ष को मन भर कोसने के बाद मीरा ऑफिस की तरफ बढ़ जाती है। मीरा अपना आईडी कार्ड दिखाती है और अलॉटेड वर्किंग एरिया की तरफ बढ़ जाती है। आज वहां पर काफी शांति थी, कल के उलट आज सब पूरे फोकस के साथ काम कर रहे थे। मीरा भी उन्हें देख अपनी डेस्क की तरफ बढ़ जाती। वो अपनी जगह पर बैठने ही वाली थी, उससे पहले ही उसे एक तेज आवाज सुनाई देती है, हे स्टॉप। मीरा ये सुन पीछे मुड़ती है, तब वहां लगभग 23 से 24 साल की लड़की बिजनेस सूट पहने खड़ी थी। इस वक्त वो उसे गुस्से से घूर रही थी। मीरा को नहीं पता था कि वो कौन है, उसने आज से पहले इस लड़की को नहीं देखा था। जी आपने मुझे कहा? मीरा का सवाल सुन वो लड़की चलते हुए उसके पास आती है और सामने खड़ी हो जाती है। यस, तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई दिख रहा है जो वर्किंग आवर्स के वक्त टाइम पास कर रहा हो? मीरा को उसके इस तरह बात करने पर बहुत गुस्सा आता है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही तृषा उसका हाथ पकड़ रोक लेती है और धीरे से उसके कान में कहती है, मीरा ये मिस रूबी है, हमारी सुपरवाइजर, इन्हें आज ही अपॉइंट किया गया है, ये हमारे काम पर ध्यान रखेगी। मीरा उसकी बात सुनहा में सिर हिलाती है और रूबी को देख एक टाइट स्माइल देते हुए कहती है, हेलो मिस रूबी, आप गलत समझ रही है, मैं टाइम पास नहीं कर रही थी बल्कि काम करने के लिए अपनी डेस्क पर जा रही थी, पर उससे पहले ही आपने मुझे रोक दिया। मीरा का ऐसे अपनी बात का उल्टा जवाब देना कहीं न कहीं रूबी को सही नहीं लगा। आखिरकार वो राजवंश एम्पायर में एक अच्छी खासी पोस्ट पर काम करती थी और उसे इस बात का बहुत घमंड भी था। ऐसे में कल की आई किसी आम सी एम्प्लॉय का उसके सामने बोलना ये उसे किसी भी एंगल से सही नहीं लग रहा था। और रियली तुम काम करने जा रही हो तो बता सकती हो, जब ऑफिस का टाइम 8 बजे है तो तुम दोपहर 12 बजे आकर कौन सा काम करने वाली हो? रूबी की टोन सुन मीरा को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो अपने पहले दिन ही कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो शांति से फेक स्माइल करते हुए जवाब देती है, मिस रूबी, चूंकि आप हमारी सुपरवाइजर है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पता ही होगा कि राजवंश इंडस्ट्री से आए एम्प्लॉयज में से 2-4 लोग कॉलेज स्टूडेंट भी हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। इसलिए राजवंश इंडस्ट्री ने स्पेशल केस के तौर पर हमें फ्लेक्सिबल टाइम पर आने की छूट दी है। और रही यहाँ की बात, तो कॉन्ट्रैक्ट में इस चीज़ के बारे में मेंशन किया हुआ है और ये तो आपको पता ही होगा। आखिरकार आप हमारी सुपरवाइजर जो है और उन्हीं में से मैं एक हूँ, इसलिए मैं इस वक्त आई हूँ। मीरा ने ये बात बहुत पॉलिटली कही थी, पर उसकी टोन से बिल्कुल साफ नजर आ रहा था उसकी बात में सैक्राज़म फूट फूट कर भरा हुआ है, जो ये बताने के लिए था कि रूबी को इन सब के बारे में पहले से पता होना चाहिए था। मीरा की बात सुन रूबी को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो इस वक्त चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। सारे एम्प्लॉइज इस वक्त उन दोनों को ही देख रहे थे। रूबी बस गुस्से का घुट पी कर रह जाती है। ओक, गो बैक टू योर वर्क। इतना कह वो पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। उसके जाते ही तृष्णा की हंसी निकल जाती है। वो मीर की पीठ थपथपाते हुए कहती है, वाह मेरे शेर, तूने तो एक बॉल में ही क्लीन बोल्ड कर दिया। सुबह से जब से आए हैं परेशान करके रखा है, कभी ये कभी वो, 1 मिनट भी इसका मुंह बंद नहीं हुआ। कभी किसी को कुछ कहती तो कभी किसी को, पर तुम एक बार में ही उसकी बोलती बंद कर दी। आई एम इम्प्रेस्ड। तृषा की बात सुन मीरा आतितुड़े से अपने बाल पीछे की तरफ झटकती है और अपनी डेस्क की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद शिवाक्ष इस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में था। हर महीने की तरह इस महीने भी उसकी सारे डिपार्टमेंट के हेड के साथ मीटिंग चल रही थी। वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ सामने चल रही प्रेजेंटेशन को देख रहा था। तभी उस रूम की शांति को चीरते हुए फोन की रिंगटोन की आवाज आती है।
वहां बैठे सभी लोग डर से अपने आसपास देखने लगते हैं। उन्हें पता था कि शिवाक्ष को काम में डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मीटिंग रूम में आते वक्त वो सभी अपने फ़ोन को साइलेंट करके आते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये फ़ोन अब किसका बज रहा है, पर वो ये देख और भी हैरान हो जाते हैं कि फ़ोन किसी और का नहीं, शिवाक्ष का ही है, जिसे ऋषभ अपने हाथ में ले खड़ा था। शिवाक्ष पहले तो डिस्टरबेंस से गुस्सा होता है, पर अपनी फ़ोन से बजती स्पेशल रिंगटोन सुन वो ऋषभ से फ़ोन ले बिना किसी पर कोई ध्यान दिए बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये था कि मीटिंग अब यही खत्म होती है। मीटिंग रूम में बैठे लोग उसके जाने के बाद अपने सिर से पसीना पोंछते हुए चैन की सांस लेते हैं। उन्हें शिवाक्ष का इस तरह जाना बहुत अजीब लगा था, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था जब शिवाक्ष बीच में कोई मीटिंग छोड़कर चला गया हो। पर फिर ज्यादा न सोचते हुए फिलहाल के लिए शिवाक्ष के प्रकोप से बचने के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं। वो कहते हैं ना, जान बची तो लाखों पाए, हमें क्या लेना देना, फिर शिवाक्ष भले कहीं भी जाए। शिवाक्ष बाहर अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है। वो टाइम देखता है, तब 1 बजे थे, यानी वो टाइम जो उसने मीरा को लंच के लिए दिया था। हाँ, उसके फ़ोन की वो स्पेशल रिंगटोन एक अलार्म टाइमर था जो उसने 1 बजे के लिए लगाया था, ताकि वो काम में बिजी होने के कारण मीरा के साथ अपने लंच को मिस न कर दे। वो मीरा को याद दिलाने के लिए मैसेज टाइप करता है और उसे भेज देता है। मीरा बहुत ध्यान से अपना काम करने में लगी हुई थी, तभी उसके फ़ोन की मैसेज रिंगटोन बजती है। ये मैसेज शिवाक्ष का था। उसने मीरा को लंच के लिए अपने केबिन में बुलाया था। पहले तो मीरा को मैसेज देख फिर से शिवाक्ष पर गुस्सा आ जाता है, पर अब लंच टाइम हो चुका था और उसे भूख भी लगी थी। उसके ज्यादातर कलीग लंच के लिए कैफेटेरिया जा चुके थे, पर अपना काम पूरा करना के चक्कर में वो अभी तक वही बैठी थी। उसे पता था अगर वो शिवाक्ष के केबिन में नहीं जाएगी तो शिवाक्ष सच में बड़ी माँ को फ़ोन करने में देर नहीं लगाएगा। सुबह जो भी हुआ उसे सोच मीरा के पेट में गुदगुदी हो रही थी। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर इस बात को झुठला नहीं सकती थी कि शिवाक्ष के पास जाने से उसे कुछ कुछ होता है। वो जल्दी से अपने आसपास देख बिना किसी के ध्यान में आए प्राइवेट पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ जाती है। जैसा कि पहले हुआ था, आज भी उसे किसी ने भी वहां जाने से नहीं रोका। मीरा पार्किंग लॉट में आकर देखती है, वहां पर शिवाक्ष के कहे मुताबिक एस्केलेटर लगा हुआ था, इसलिए वो सीधा वहां बढ़ जाती है। शिवाक्ष के फ्लोर पर पहुंचने के बाद वो देखती है कि पूरा फ्लोर खाली था और आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। ये बात उसे अजीब लगती है, पर फिर ज्यादा सोचे बिना वो सामने दिख रहे दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। वहां पर 2 हटे-कटे ट्रेन बॉडीगार्ड खड़े थे। वो मीरा को देख अपना सिर झुकाकर उसे अंदर जाने का रास्ता दिखा देते हैं। मीरा उन दोनों को जानती थी, वो शिवाक्ष के पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे जो हमेशा उसके साथ रहते हैं। मीरा उन दोनों को विश कर बिना नोक किए केबिन का गेट खोल अंदर चली जाती है। ऋषभ जो किसी इम्पोर्टेंट फाइल पर शिवाक्ष के साइन करवा रहा था, वो ये देख हैरान हो जाता है कि कोई शिवाक्ष के केबिन में बिना नोक किए आया है, और वो भी लड़की। ज्यादा हैरानी तो उसे तब होती है जब शिवाक्ष मीरा को इशारा का सामने रखे सोफे पर बैठने का कहता है और मीरा सोफे की तरफ बढ़ जाती है। बेचारा ऋषभ, उसे तो आज झटके पर झटके लग रहे थे। आज शिवाक्ष हमेशा से बहुत अलग बिहेव कर रहा था। नाउ यू कैन गो। शिवाक्ष की बात सुन ऋषभ शॉक से बाहर आता है और फाइल ले केबिन से बाहर चला जाता है। शिवाक्ष खड़ा हो मीरा की तरफ बढ़ जाता है, जो अब तक टिफिन से उनका लंच निकल प्लेट्स में सर्व कर चुकी थी। शिवाक्ष मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ मीरा के साथ अपना लंच करना शुरू कर देता है। उसने इस दौरान ये बात नोटिस की थी कि मीरा ने आने के बाद एक बार भी न कुछ बोला है और न ही उससे नजरें मिला रही थी। चुप्पी को तोड़ने के लिए शिवाक्ष खुद ही बात शुरू करने का सोचता है। हाउ वॉज योर वर्क? जी डॉट गुड। तुम्हें मुझसे डर लगता है क्या? उसका ये सवाल सुन मीरा घूर कर शिवाक्ष को देखती है और अपने दांत किटकिटाते हुए पूछती है, और वो भला किस लिए? ऐसे ही तुम जब भी मेरे आसपास होती हो अलग ही बिहेव करती हो, जैसे अंश और बाकी सबके साथ होती हो। तब कितना बोलती हो, मुंह बंद हो भी रहता, और मेरे पास आते ही भीगी बिल्ली बन जाती हो, जैसे मुंह में जबान है नहीं। आखिरी लाइन कहते ही शिवाक्ष की हंसी निकल गई, जिसे उसने बहुत ही मुश्किल से रोका था, क्योंकि मीरा अब उसे गुस्से से घूर रही थी। ये आपकी गलतफहमी, मैं आपसे कोई डरती वरती नहीं हूँ, वो तो बस। मीरा इतना बोल आगे क्या कहना है सोचने लग जाती है। हाँ, ये सच था कि वो शिवाक्ष से बहुत डरती थी,
वो तो ठीक से उसके सामने बोल भी नहीं पाती थी, पर वो ये बात शिवाक्ष के सामने कैसे एक्सेप्ट कर सकती थी। शिवाक्ष उसे ऐसे अटकता देख वापस से पूछता है, बस क्या आगे भी कुछ बोलेगी या? शिवाक्ष की बात खत्म होने से पहले ही मीरा बोल पड़ती है, वो तो बस आप हमसे बड़े हैं इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं, और ऊपर से आप हमें धमकी भी तो देते रहते हैं कि ऐसा नहीं क्या तो ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, इसलिए नहीं तो आप कोई राक्षस थोड़ी ना है जिनसे हम डरेंगे। मीर ने ये बात कह तो दी थी, पर उसका दिल जानता था कि उसे इतना सा कहने में भी कितनी हिम्मत लगी है। शिवाक्ष उसे बच्चों की तरह एक्सप्लेन करते देख मुस्कुरा देता है और वापस अपना फोकस लंच पर कर लेता है। मीरा अपना लंच कर चुकी थी और वो शिवाक्ष के लंच खत्म करने का इंतजार कर रही थी। पता नहीं क्यों, पर मीरा को लग रहा था जैसे शिवाक्ष जानबूझकर धीरे धीरे खा रहा है। मीरा उसे खाते हुए देख ही रही थी कि उसे सुबह वाले कंपटीशन के बारे में याद आता है। वो शिवाक्ष से इस बारे में पूछना चाहती थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती और शिवाक्ष को देख वापस बंद कर देती। शिवाक्ष जो कब से मीरा की हरकतें देख रहा था, वो मीरा को इस तरह उलझन में देख बोल पड़ता है, तुम्हें कुछ पूछना है तो आराम से पूछ सकती हो मीरा। शिवाक्ष ने ये बात बहुत प्यार से कही थी और उसके इतने प्यार से बोलने पर मीरा आखिर मुस्कुराते हुए अपना सवाल पूछ ही लेती है। आपको पता है ना, हमारी यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कर रही है। हाँ, अगले हफ्ते से ही है। शिवाक्ष ने टिश्यू से अपने हाथ साफ करते हुए कहा। अवनी ने बताया था कि आप भी टीम में है, क्या आप इस बार भी पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करूँगा। मुझे लगा शायद आप इस बार न खेले। और आपको ऐसा क्यों लगता है? शिवाक्ष ने आईब्रो उचकाते हुए पूछा। अरे आप इस बार बिजी है ना, मेरे कहने का मतलब है हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट वीक ही हमें इसकी रिपोर्ट भी बनानी है, आपको बहुत काम होगा, ऐसे में आप कैसे दोनों चीज़ें मैनेज कर पाएंगे, आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा ना। मीरा की बातों में शिवाक्ष अपने लिए फिक्र महसूस कर सकता है और उसे अपनी फिक्र करते देख शिवाक्ष को बहुत खुशी हो रही थी। वो अपनी मीरा का हाथ पकड़ कहना शुरू करता है, इट्स नॉट अ बिग डील मीरा, आई कैन मैनेज, और वैसे भी सारा काम मुझे थोड़ी ना करना है। रही बास्केटबॉल और काम दोनों को साथ में मैनेज करने की बात, तो ये मेरा पैशन है मीरा, जिसे करने से मैं थकता नहीं ही। मीरा जो कब से अपने और शिवाक्ष के जुड़े हुए हाथ को देख रही थी, उसकी बात सुन वो अपनी पलकें झपका देती है, फिर शिवाक्ष से अपना हाथ छुड़ा टिफिन को बंद करने लग जाती है। शिवाक्ष भी फोन कर पियोन को बुला उसे अपनी और मीरा की झूठी प्लेट दे वापस भेज देता है। मीरा काम खत्म कर बाहर की तरफ बढ़ जाती है, उससे पहले ही शिवाक्ष उसे पीछे से आवाज दे रोक लेता है। वो पीछे मुड़ उसे देखती है और कहती है, क्या? 6 बजे पार्किंग लॉट में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, आ जाना, ओके? इतना कह मीरा वहां से चली जाती है। पता नहीं पर क्यों शिवाक्ष का ये कहना कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ये बात मीरा को बहुत अच्छी लगी थी और यही सोच वो मुस्कुराते हुए अपने फ्लोर पर चली जाती है। वही केबिन में काम कर रहे शिवाक्ष के चेहरे पर आज सुकून था। मीरा को अपने साथ नॉर्मल होते देख उसे अच्छा लग रहा था। वो दिल से चाहता था कि मीरा और उसका रिश्ता पहले जैसा हो जाए या शायद पहले से भी अच्छा, जहां मीरा को उससे कुछ कहने या पूछने में डर और ऑकवर्डनेस जैसी कोई फीलिंग महसूस न हो, और वो ऐसा करने की पूरी कोशिश करेगा।